वैशाली काफी देर से वैद्य की झोपड़ी में बैठी थी। वैद्य अपने कामों में व्यस्त था। वैद्य जी, मैं कितनी देर से यहाँ पर बैठी हूँ, मेरी सहायता कीजिए। तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता वैशाली। कितनी बार कहा है कि दिन में सपने देखना छोड़ दे। वैशाली रोती हुई बोली, कोई तो उपाय होगा। मोहल्ले की सारी औरतें मुझे बांझ कहकर चिढ़ाती हैं। मेरे विवाह को 15 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। कोई तो ऐसी जड़ी बूटी होगी जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। वैद्य वैशाली की ओर गहरी नजर से देखकर बोला। मेरी बात ध्यान से सुन वैशाली। तेरे मोहल्ले की औरतें तेरा मजाक गलत नहीं उड़ाती। तू वास्तव में बांझ है और बांझपन का कोई इलाज नहीं है। तूने अपनी जिद के कारण अपने पति को कर्ज में डुबो दिया। बेचारा तेरा पति साहूकार से कर्ज लेकर मेरे पास आता है और महंगी जड़ी बूटियां खरीद कर तुझे देता है। अब मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है। चल जा यहां से। वैशाली रोते हुए अपने घर चली गई। घर पर वैशाली को रोते हुए देखकर उसका पति हरिया चौंक गया। क्या हुआ वैशाली? तुम रो क्यों रही हो? मुझे वैद्य जी ने अपमानित करके बाहर निकाल दिया और उन्होंने भी मुझे बांझ कहा। ये सुनकर हरिया की आंखों में भी आंसू आ गए। वैशाली, अगर तुम मां नहीं बन पाई तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम वैद्य के पास मत जाना, केवल भगवान से प्रार्थना करना। इतना कहकर हरिया घर से बाहर निकल गया। हरिया कुछ दूर चला ही था कि तभी अचानक उसके कानों में साहूकार की आवाज गूंजी। कहाँ जा रहे हो हरिया? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। हरिया जैसे ही पलटा, पीछे साहूकार खड़ा था। हरिया, तुम जानते भी हो कि अब तक तुमने मुझसे कितना कर्ज ले लिया है। हाँ हाँ, जानता हूं साहूकार, और आपने मुझे जो समय दिया था उससे पहले ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। याद रखना, कर्ज समय पर लौटा देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया और हरिया अपने काम पर चला गया। शाम को हरिया वापस लौट आया। क्या रास्ते में साहूकार ने कर्ज चुकाने के लिए कुछ कहा? हाँ, तो वैद्य जी सही कह रहे थे। मैंने ही अपनी जिद के कारण आपको कर्ज में डाल दिया। अपने आप को दोषी मत समझो वैशाली। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तुम्हारे बांझपन का इलाज कराना था और मेरे पास धन नहीं था, इसलिए मैंने साहूकार से कर्ज लिया, जो कि मैं चुका दूंगा। इसमें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति की बात सुनकर वैशाली चुप हो गई। खाना खाकर दोनों पति पत्नी सो गए। रात के समय अचानक वैशाली की दर्द भरी आवाज सुनकर हरिया चौंक कर उठ बैठा। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वैशाली, तुम्हारा पेट अचानक से बड़ा कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोख में 9 महीने का बच्चा हो। मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी। अचानक दर्द से मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि मेरा पेट बड़ा हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी को बुलाकर लाता हूँ। हरिया जैसे ही बाहर निकला, तभी उसके कानों में नवजात कन्या के रोने की आवाज गूंजी। हरिया तुरंत वापस अंदर दौड़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि वैशाली ने एक सुंदर नवजात कन्या को जन्म दिया था। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो बड़ा ही विचित्र दृश्य है। वैशाली उस नवजात कन्या को देख रही थी। उसकी आंखों में मां की ममता साफ छलक रही थी। हो सकता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो और मुझे मां बनाने का अवसर दे दिया हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारे साथ बड़ी ही विचित्र घटना घटी है, परंतु तुमने एक सुंदर नवजात कन्या को जन्म दिया है। यही सत्य है। आज से यह हमारी बेटी कहलाएगी और हम इसका नाम रूपलता रखेंगे। यह सुनकर वैशाली मुस्कुरा उठी। अगले दिन गांव में जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई कि वैशाली ने कल रात एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। यह बात जब वैद्य के कानों में पहुंची तो वह दौड़ता हुआ वैशाली के घर पर गया, जहां वैशाली अपनी नवजात कन्या रूपलता को लेकर बैठी हुई थी। जो मैं सुन रहा हूं, क्या वह सत्य है? कल रात तुमने क्या वास्तव में एक कन्या को जन्म दिया है? हाँ वैजी,
यह बिल्कुल सत्य है। इतना कहकर हरिया ने रात की सारी घटना वैद्य को विस्तार से बता दी। ये तो हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये मामला बड़ा विचित्र है। मैंने तुम्हारी जांच पड़ताल की थी। तुम एक बांझ थी। तुम कभी किसी संतान को जन्म दे ही नहीं सकती थी। और यदि मान भी लिया जाए कि तुम किसी चमत्कार से गर्भवती हो गई, तो भी बच्चा पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। तुमने किसी डायन या पिशाचिनी को जन्म दिया है। इतना कहकर वैद्य संगीत सीधा दौड़ता हुआ साहूकार के घर पहुंचा और वहां उसे सारी घटना बता दी। अगर ऐसी बात है तो फिर वो बच्ची इस पूरे गांव के लिए खतरा है। बड़ी होकर वो भूतनी बनकर सारे गांव को खा जाएगी। साहूकार वैद्य के साथ तुरंत हरिया के घर जा पहुंचा। हरिया, तेरी पत्नी ने जिस पुत्री को जन्म दिया है वो जरूर कोई पिशाचिनी है। उसे हमारे हवाले कर दे, हम उसे मार डालेंगे। ये क्या बात कर रहे हो साहूकार? वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, अपनी बेटी और पत्नी को लेकर इस गांव से मुंह काला करके निकल जा, नहीं तो मैं तुझे धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। साहूकार, मुझ पर तरस खाओ। मैं अपनी बीवी और बच्ची को लेकर इस गांव से कहां जाऊंगा? कहीं भी जा, और मेरे हिसाब से तो जंगल में जाकर ही मर, लेकिन ये गांव छोड़ दे। साहूकार ने हरिया और उसकी पत्नी संगीत तथा नवजात कन्या को गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वैशाली रोती हुई एक जंगल में बैठ गई। बरसों बाद मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई। लगता है गांव में किसी को भी हमारी खुशहाली रास नहीं आई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो सामने जो तालाब दिख रहा है, हम वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहेंगे। हमें अब उस संसार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं जिसने हमें अपमानित किया हो। हरिया ने तालाब के किनारे एक सुंदर झोपड़ी बनाई और अपनी पत्नी वैशाली व पुत्री रूपलता के साथ वहां रहने लगा। समय यूं ही बीतने लगा और रूपलता 5 वर्ष की हो गई। एक दिन हरिया अपनी पत्नी वैशाली से बोला, मैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। इतना बोलकर हरिया चला गया, मगर शाम हो जाती है, पर वो वापस नहीं आया। धीरे धीरे आधी रात का समय हो गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो हमेशा शाम को ही आ जाया करते थे। तभी नन्ही रूपलता पास आकर बोली, माँ, पिताजी कहाँ गए? बेटी, वो लकड़ियां काटने गए थे, लेकिन ना जाने अब तक क्यों नहीं लौटे। तो फिर हमें उन्हें ढूंढना चाहिए माँ। तू सही कह रही है, चल बेटी। इतना कहकर वैशाली अपनी बेटी रूपलता को गोद में उठाकर अपने पति हरिया को ढूंढने लगी। तभी आकाश में काले बादल घेर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। वैशाली बरसते पानी में अपने पति को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर रूपलता पर पड़ी, जो ठंड से कांप रही थी। बेटी, तू यही इस वृक्ष के नीचे रुक जा। बारिश हो रही है, तुझे ठंड लग जाएगी। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वैशाली ने रूपलता को एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और थोड़ी दूर तक वहां पहुंची ही थी कि तभी एक शेर, जो काफी देर से वैशाली पर घात लगाए बैठा था, उस पर हमला कर दिया। अपनी मां को शेर के हाथों मरते देख 5 वर्ष की नन्ही रूपलता फूट फूट कर रोने लगी। तभी शेर उसकी ओर बढ़ने लगा। अगले ही पल तेजी से दौड़ती हुई एक गाय वहां आ पहुंची और अपनी सींग से शेर पर वार कर दिया। शेर 5 फीट ऊंचा उछलता हुआ पीछे गिर पड़ा। मेरे रास्ते से हट जा, यह लड़की मेरा शिकार है। बकवास बंद कर। आज दोपहर में ही तूने किसी